दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि 2-3 दिन आपका मैथ का जो पोर्शन था वो लेट हो चुका है, नहीं अपलोड कर पाया हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं काम में बिज़ी था जिसके कारण से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज मुझे फुर्सत मिल गई है जिसके कारण से मैं आपका वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। मैं बता दूँ इस क्वेश्चन के बारे में, ये राजपूत रेजिमेंट सेंटर का क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका 30 क्वेश्चन मैं पहले ही एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें जीएस और जीके का क्वेश्चन था और यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन बचे हुए थे, ये मैथ का पोर्शन है। इसमें आपको 15 मैथ के क्वेश्चन और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। तो चलिए फिर मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति 320 आम के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितना प्रतिशत घाटा होगा। हालांकि इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़िएगा तो अ पर्सन सेल्स 400 मैंगो एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि हिंदी के क्वेश्चन कुछ और दिया है और इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ और दिया है। इंग्लिश के क्वेश्चन में लास्ट में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है और हिंदी के क्वेश्चन में यहाँ पे लॉस परसेंटेज प्रतिशत घाटा पूछा है। फिर भी हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला 320 आम के विक्रय मूल्य पर उसने कितने आम बेच दिए, 400 आम बेच दिए। कितने आम ज़्यादा बेचे ये देखना है हमें। 80 आम ज़्यादा बेचे, बेचने कितने थे, 320। नीचे 320 लिख देंगे। इसका परसेंटेज निकालना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे काटते हैं, 8 चौका 32 यानी 4 बार में कैंसिल, और इसे 4 से 25 बार में, यानी 25% आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600, यानी कि बोला है 30% निकालना है किसका, 1500 प्लस 600। 1500 और 600 जोड़ देंगे तो 2100 हो जाएगा। और 2100 का कितना निकालना है, 30%। परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, यानी 30/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 21×3 = 63, यानी 630। 630 ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि अनुपात 12:13:15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज का परिधि। परिधि कितना दिया हुआ है, 600 मीटर दिया हुआ है परिधि। परिधि का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। यानी मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो हम बोलेंगे परिधि = a + c। परिधि या परिमाप दोनों सेम बात ही होता है। परिमाप, परिधि और परिमाप दोनों सेम ही होता है। यानी कि परिमाप का मतलब हो गया कि तीनों भुजा का योग। परिधि दिया हुआ है यानी कि a + b + c = 600 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन में फिर और क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है यदि अनुपात 12:13:15, यानी कि ये जो ABC है उसका अनुपात दे रखा है 12:13:15 दे रखा है। और पूछा है परिमाप दे दिया 600 मीटर, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पे a 12x + 13x + 15x। मान लेते हैं कि हम a को मान लीजिए 12 और b को मान लीजिए 13 और c को मान लीजिए। और ये परिधि = हम जानते हैं a + b + c जो होता है परिधि = 600 मीटर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना मुझे पता है। तो फिर 12x 13x 15x ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इन तीनों को जोड़ते हैं और ये कितना दिया बराबर में, परिधि बराबर कितना दिया 600 मीटर, इधर 600 मीटर हम लिख दिया। अब तीनों को जोड़ते हैं कितना आता है, 5 3 8 2 10 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी 40x। 40x आ गया मेरा कितना, 600 मीटर। अब x का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 बार में 60। x का वैल्यू मेरा कितना गया, 15। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो। यानी अब बताइए मुझे 12 13 15 सबसे बड़ा कौन है, 15 बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, 15 है। अब 15x यहाँ पे अनुपात है जिसके कारण से सब में हम x लगाए हैं, सब में x लगाए हैं, तो x यहाँ पे लिखें। और x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। सॉरी सामने लिखते हैं अभी। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 15 आ गया, तो 15 और x का वैल्यू 15, तो 15 × 15, 15 × 15 कितना होता है, 225, 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। एक बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो बोट की चाल किलोमीटर में प्रवाह और प्रवाह के विपरीत क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं पहले तो हम इसमें जो नाव दे रखा है उसे हम बी से डिनोट करते हैं, और जो प्रवाह बोला है यानी कि पानी का वो धारा बोला है उसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये बोट है, ठीक है, ये बोट है। बोट इधर की ओर जा रहा है पानी में, और पानी जो है, ये पानी जो बह रहा है इधर की ओर ही बह रहा है, ठीक है। ये वाटर है, पानी पानी भी इधर की ओर बह रहा है। तो इन दोनों का जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो पीछे से ये जो नाव जा रहा है तो नाव को पीछे से पानी धक्का देगा। धक्का देने का मतलब है कि दोनों का जो चाल है, स्पीड है, वो आपस में जुड़ जाएगा। यही अब हम दूसरा सिचुएशन में देखते हैं, दूसरा कंडीशन में देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बोट है, ठीक है, बोट है।
बोट मान लीजिए इधर की ओर जा रहा है, ठीक। और ये पानी जो है इधर की ओर ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे इस तरफ बढ़ रहा है। तो इधर वाटर बह रहा है और इधर बोट जा रहा है, दोनों एक इधर की ओर जा रहे हैं, एक इधर की ओर जा रहे हैं, तो आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि पानी इधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, सॉरी, बोट इधर जा रहा है और पानी उसको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, तो उसका स्पीड जो है कम होगा। कम होने का मतलब है कि क्या, बोट का जो चाल है ना, उसे पानी जो है कम करने की कोशिश करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा 2 घंटे में तय कर लेती है। 9 किलोमीटर का जो यात्रा था, 9 किलोमीटर, उसे कितने देर में तय करती है, 2 घंटे में। 9 किलोमीटर का जो यात्रा है, डिस्टेंस है, उसे 2 घंटे में तय कर लेती है। वही बोला, प्रवाह की दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है। यानी 9 किलोमीटर का जो 9 किलोमीटर का जो यात्रा है, उसे 6 घंटे में तय कर लेती है। अब यहाँ आप समझ गए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि जब पानी एक ये जब बोट इधर जा रहा है और पानी भी इसी दिशा में बह रही है, तो उसका जो है टाइमिंग कम लगेगा, जल्दी से वो पार कर जाएगा। लेकिन अगर हवा इधर इधर बोट जा रहा है इधर बोट जा रहा है और पानी इधर की ओर जा रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश करेगी, जिसके कारण से उसका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। यानी कि 6 घंटा यहाँ पे लग रहा है, 6 आवर लग रहा है और यहाँ पे 2 घंटा, ये जल्दी पार कर रहा है। अब दोनों हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। आप जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय। यहाँ पे डिस्टेंस, इसका हम चाल निकालना चाहें तो इसका चाल क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर। यहाँ पे लिखते हैं हम, इसका डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर, और स्पीड कितना, टाइम कितना है, सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस जो है 9 किलोमीटर, दूरी जो है 9 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम कितना है, 2 किलोमीटर। काटते हैं तो कितना आता है, 4.5 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका स्पीड। इसका निकालना चाहें तो इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से लिखते हैं चाल, दूरी, दूरी कितना है, 9 किलोमीटर, और यहाँ पे जो समय है, समय कितना है, समय दे रखा है 6 किलोमीटर, 6 आवर, तो 6 लिख दिए यहाँ पे। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं तो कितना बार में कट जाता है, 15 छक 90, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर इसका जो है स्पीड हो गया, और इसका स्पीड ये हो गया। अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन क्या मिला, b + w इज इक्वल टू मिल गया 4.5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से क्या मिला, b - w इज इक्वल टू 1.5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो b + b कितना हो गया, 2b हो गया, w - w खत्म हो गया, और यहाँ से 4 1 5 5 1 6, यानी b का अगर हम बोट का स्पीड निकालना चाहें यहाँ से तो 2 से कैंसिल करते हैं, तो यानी कि b = 3 किलोमीटर पर आवर। बोट का मेरा स्पीड निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जो स्पीड निकला था वो b + w का दोनों का मिला के निकला था 4.5, लेकिन अगर सिर्फ बोट का बोले ना तो 3 किलोमीटर आ गया। यानी कि अगर हम यही w का निकालना चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, अगर हम इसका वैल्यू रख देते हैं तो कितना आता है, b + w 4.5। इतना मैं जान के तोड़ कर समझा रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा का इसमें मैथ फंसे नहीं। यहाँ पे 3 लिख दिए और w यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे बोट का जो वैल्यू था, वो बोट हम b का जो वैल्यू था वो लिख दिए, यहाँ पे w को w लिख दिए और 4.5 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हम w का वैल्यू निकालते हैं तो w लिख दिए, और 4.5 माइनस इधर आकर कितना हो जाएगा, 4.5 - 3 इक्वल टू 1.5। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो w का आया, यानी कि पानी का जो प्रवाह का वो स्पीड आया 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर आया यहाँ से, और यहाँ से 3 किलोमीटर आया किसका, बोट का, नाव का जो स्पीड निकल के आया। यानी कि ऑप्शन में अब हम मैच करते हैं कि मेरा जो नाव का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है और पानी का जो स्पीड है 1.5 किलोमीटर आवर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमसे मैच कर जा रहा है मेरा आंसर से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है, अराइज शब्द के अक्षर को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। अराइज, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ARISE, हालांकि ये क्वेश्चन 10th लेवल का नहीं है, जीडी का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने दे दिया है तो हमें तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ये 11th का क्वेश्चन था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन फिर हम सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पे पहले आपको लेटर गिन लेना है, यहाँ पे कितना लेटर दे रखा है, 1 2 3 4 5 लेटर यहाँ पे देखना दिया हुआ है। ध्यान रखना है आपको कि ये जो लेटर है कोई भी सेम लेटर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी है सब अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे ए है, RI है, SE, यानी कि सब अलग अलग है, कोई सेम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम एक फैक्टोरियल का साइन होता है, फैक्टोरियल, ये 11 में पढ़ना था। यहाँ पे फैक्टोरियल हम लिख दिया। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हम यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए हमें 1 तक जाना है, यानी कि इससे कम करते हुए जाना है। 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1 तक चलेगा। जैसे कि फैक्टोरियल एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 6 यहाँ पे मान लो 6 फैक्टोरियल है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 5 4 3
टू वन, यानी कि 6 से स्टार्ट करके 1 तक चले गए। सॉरी, ये ऐसे ही एग्जांपल था, ऐसे इसका काम नहीं है आपको, इसी का काम है। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ 5 4 3 2 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 20 20 23 60 60 दूनी 120 यानी 120। 120 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये 11th का क्वेश्चन था, फिर भी इसे सीख लीजिए, अगर ऐसा पूछता है तो आप सोल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या ऑलवेज जो होता है p/q के रूप में होता है, और अपरिमेय संख्या जो होता है ऑलवेज रूट में होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल की बात करें तो ऑलवेज जो है अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें पहले लिखते हैं 31 7 25 25 13 19 19 13। उसके बाद पूछा है क्या होगा। ये एक सीरीज है और हमसे पूछा है कि अगला यहाँ पे जो डिजिट है, अंक है, वो क्या होगा। तो इससे पहले हम देखते हैं ये कैसे मैच करता है, एक कैसा सीरीज बना रहा है। तो यहाँ से रिलेट करना चाहते हैं, हाँ ये देख सकते हैं। यहाँ पे 31 में अगर 6 माइनस कर देते हैं तो 25 मिलता है। 25 में फिर 6 माइनस करते हैं तो 19 मिलता है। 19 में फिर 6 माइनस करते हैं तो 13 मिलता है। वही अगर एक डिजिट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं एक डिजिट छोड़ के, यहीं से अगर 7 को देखते हैं, 7 में अगर 7 में हम 6 प्लस करते हैं तो हमें 13 मिलता है। 13 में फिर हम 6 प्लस करते हैं तो 19 मिलता है। 19 में फिर हम 6 प्लस करते हैं, 19 में फिर हम 6 प्लस करते हैं तो हमें 25 मिल जाता है। यहाँ पे जो हमसे पूछा था वो हमें मिल चुका है। यहाँ से 13 में 6 प्लस नहीं करेंगे या फिर माइनस, क्योंकि ये जो है ना 13 के बाद एक डिजिट छोड़कर अगला स्थान पे 13 का वैल्यू यहाँ पे आएगा। 13 से जो रिलेट होकर आएगा वो यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे। और हमसे पूछा क्या, एक छोड़ कर जा रहा था, तो हमसे पूछा है ये जगह का और इस जगह पे कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 38 में बोला है, एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। यहाँ पे विकर्ण की संख्या कितना दिया है, विकर्ण इज इक्वल टू 44 दे रखा है क्वेश्चन में। और यहाँ पे एक सूत्र होता है विकर्ण के बराबर, विकर्ण बराबर होता है n/2 n-3। आप इसे याद कर लीजिएगा, विकर्ण का ये सूत्र होता है n/2 इंटू n-3। और इस इतना बराबर क्वेश्चन में देख कितना रखा है 44। विकर्णों की संख्या, एक बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या होता है वो इतना के बराबर होता है। तो विकर्णों की संख्या जो होता है इतना के बराबर होता है, और क्वेश्चन में इतना दे रखा है 44। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल तो कर नहीं सकते हैं, और इक्वल कर दिए। और यहाँ से जो n का वैल्यू है ना, वो n का जो वैल्यू निकल के आएगा वो भुजाओं की संख्या के बराबर आएगा। क्या आएगा, भुजाओं की संख्या का बराबर आएगा। ठीक है, तो इसे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, भुजाओं की संख्या ही पूछा है। तो n का अगर वैल्यू हम निकाल लेते तो मेरा काम बन जाता है। तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये 2 जो है इधर गुना, इधर भागा में है, उधर जगह क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यानी n इंटू n-3 इज इक्वल टू 44 दूनी 88 यानी 88 हो गया। यहाँ से दीर्घा समीकरण बन जा रहा है, उसे हम सोल्व करते हैं। तो n² हो जाता है -3n हो जाता है, और इससे 88 को इधर अगर लेके जाते हैं 88 को तो माइनस में आता है और इज इक्वल टू 0। अभी दीर्घात समीकरण को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से n² और यहाँ 3n यानी कितना आ रहा है 88, और 11 और 8 से रिलेट करके देखते हैं तो हो जाता है an² हो जाता है यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे कितना लिख दें 11n प्लस 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 11n दे रखा है और 8n यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों को आपस में सोल्व करते हैं तो मेरा फिर से 3n मिल जाता है। यानी कि ये जो दोनों को आपस में इक्वल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और फिर n², अब यहाँ से हम n को कॉमन लेते हैं तो n कॉमन लिए, यहाँ बचा कितना n, और यहाँ कितना हुआ 11, और यहाँ से फिर हम 8 कॉमन लेते हैं तो बचा मेरा कितना n बच गया, और यहाँ से 8 कॉमन लिए तो 11 माइनस 11 8 88, यानी से यहाँ से 11 बच गया, और इधर 0 है ही। यहाँ से कितना हुआ 11 n-8 हो गया, और यहाँ से n-11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा n का जो वैल्यू है, यहाँ से जो है n का वैल्यू एक 8 निकल के आ रहा है, सॉरी ये प्लस में 8 है। यहाँ से एक जो है -8 वैल्यू निकल के आया, और ये कितना n का वैल्यू जो है 11 निकल के आएगा। तो माइनस में तो मेरा संख्या होगा नहीं, कभी भी संख्या जो है भुजाओं की संख्या माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में ही होगा। यानी कि 11 वाला जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही सही हो जा रहा है, और ये गलत हो रहा है। यानी कि एक जो वैल्यू है वो सही मैच कर रहा है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी 11, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी संभावना है। तो इसकी जो संभावना है 0 है, कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती है तो उसकी संभावना जो है 0 है। n/ns यानी 2/0 अगर करते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, वो बोलता है दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करो। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में a एक संख्या है और दूसरा संख्या क्या है b है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस बी, दोनों का अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 2, दोनों का अंतर 2 लिख दिए। दोनों का फिर बोला है दोनों का वर्गों का अंतर है, दोनों का वर्गों का अंतर यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यह कितना दे रखा है क्वेश्चन में 28 यानी 28 दे रखा है। और हमें हमसे पूछा क्या है a प्लस बी का वैल्यू पूछा है, a प्लस बी दोनों का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग।
यहाँ से हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका एक सूत्र होता है। आप जानते होंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी इसका एक सूत्र होता है। ये इतना बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 28 दे रखा है, और ए माइनस बी का भी यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है 2 दे रहा है, 2 दिया है यहाँ पे, और ए प्लस बी हम नहीं जानते तो ए प्लस बी को सेम लिख दिया, और यहाँ पे 28 इससे 2 से इसे काटते हैं कितना बार में 14 बार में, यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आया 14। ऑप्शन में देखते हैं मैच करता है कोई, डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि डी नंबर मेरा आंसर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें दिया है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, कितना ग्राम होगा ये। आप जानते हैं कि 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। हम बोले कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1/1000 ग्राम हो जाएगा, 1/1000 ग्राम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम आपसे बोल दें कि 1589 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होगा, तो आप बताइएगा 1/1000 और ये जो था इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1589 इतना ग्राम हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपको लिखना है, तो यहाँ पे 1589 बटा 1000, अगर नीचे 3 जीरो है और इन 3 जीरो को अगर हम हटाना चाहते हैं तो ऊपर में जाके यहाँ पे पॉइंट आएगा, 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो मेरा जो वैल्यू कितना हो गया 1589 ग्राम हो गया। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 नंबर में बोला है एक बल्लेबाज 12वीं पारी से 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या बोला है 12वीं पारी में कितना रन बनाया है, 63 रन बनाया है। 12वीं पारी में 63 रन बनाया, 63 रन बनाने के बाद क्या हुआ, मान लेते 11वीं पारी तक उसका जो है औसत 1 था, ठीक है, लेकिन 12वीं पारी में वो 63 रन बना दिया जिसके कारण उसका जो औसत है 2 बढ़ गया, औसत जो है 2 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, मान लेते ये पहला पारी दूसरा तीसरा ऐसे करते करते वो कहाँ तक खेलते हुए गया, 11वीं पारी तक खेलते हुए गया। तो 2 रन बढ़ने का मतलब है कि सबको 2-2 रन बांटते हुए आया, औसत में 2 रन बढ़ने का मतलब कि सबको 2-2 दिया, तब तो औसत सेम हुआ, यानी 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते कहाँ तक गया 11 तक, यानी 11 दूनी की 22 रन दे दिया। यहाँ से निकल कर ये 22 रन बढ़ा कहाँ से, तो 63 में से, यहाँ से निकल कर ये 22 रन इसमें चला गया, पहले को मैनेज करने में, यानी पहले के औसत को बराबर करने में चला गया 22 रन। तो 12वीं पारी के पास अब कितना रन बचा हुआ है, 22 अगर माइनस करते हैं यहाँ से तो कितना आता है 1 और यहाँ से 4, यानी 41 रन। 12वीं पारी के पास अब औसतन कितना रन बचा हुआ है, 41 रन। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, 41 रन। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, यदि 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है तो 7वें लड़के की आयु कितना वर्ष का होगा। तो आप समझ सकते हैं 7 लड़कों के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष दिया हुआ है, और 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 वर्ष दिया हुआ है, 19.5 वर्ष। तो हम यहाँ से 7 लड़कों की सबसे पहले टोटल एज निकालना चाहते हैं, तो अगर औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को तो मेरा टोटल एज निकल कर आ जाता है 140। वैसे ही पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करूँ, 39/2 39/2 हो गया। अगर 6 लड़का का हम टोटल एज निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, कितना आता है 3 और 7, यानी 1 1 7 117 आ गया। तो यहाँ से माइनस करते हैं इन दोनों को, यहाँ 7 लड़का का मेरा टोटल एज है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 6 लड़के का टोटल एज आया, तो बच कितना गया, 1 लड़का बच गया। यहाँ से कितना बचा है, 1 लड़का बचा है, तो इधर भी माइनस करेंगे तो 1 लड़का का मेरा एज निकल कर आएगा। माइनस करते हैं 3 और यहाँ से कितना आ रहा है 2, यानी कि 23 ईयर्स। एक लड़के का जो एज है वो कितना आ रहा है 23 ईयर्स। और ये कौन लड़का है, तो वही ये 7वें लड़का है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, 7वें लड़का। 6 लड़के का यहाँ पे शुरू का जो 6 लड़का था उसका 19.5 वर्ष दे रखा था, और जो 7वें लड़का बच गया था वही हम माइनस किए तो वो मेरा 7वां लड़का निकल कर आ गया, और इधर से हम एज में माइनस किए तो वही 7वें लड़का का मेरा जो है एज निकल कर आया। ऑप्शन कौन सा देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा, 23 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन में एक्स दे हुआ है, दे रखा है क्वेश्चन में 5 25 और फिर दे रखा है 125, और फिर हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 25 आता है, अगर 25 में फिर 5 से गुना करते हैं तो 125 आता है। वैसे ही 125 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो क्या आएगा 625। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों 7 काम करते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगे।
क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी बोला है। ए और बी, ए कितने दिन में एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क पहले निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे 10 और 15 है, 10 और 15 का जो एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का जो एलसीएम लेंगे वही मेरा टोटल वर्क निकल कर आएगा। तो यहाँ 10 और 15 का एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। तो यहाँ पे टोटल वर्क मेरा इतना निकल कर आ गया। तो 10 दिन में कितना काम किया है, 10 दिन में ये 30 काम किया है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में अगर 30 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। 30 में अगर 10 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 3, यानी एक दिन में 3 काम करता है। अगर 15 दिन में ये 30 काम किया, टोटल 30 काम किया 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दूनी 30। ऐसे ही हम 30 से अगर 15 से 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2, यानी 2 काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछ दें कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में ए जो है 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम किए, ठीक है। तो हम पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए, तो आप बोलिएगा 5 काम किए। वैसे ही 30 काम को खत्म करने में दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 30 काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो 30 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा दिन निकल कर आ जाएगा, यानी कि 6 दिन। तो ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो एक ये जो 30 को काम है वो 30 काम को खत्म करने में 6 दिन का इनका समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। तो मान लेते हैं अब यहाँ से तो मेरा 6 वैल्यू निकल कर आ गया। अब इधर देखते हैं, ए बी, ठीक है, ए प्लस बी एक दिन काम किया, फिर दूसरा दिन किया ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे करते करते ये 6 दिन तक काम किया। वैसे ही क्वेश्चन में लेकिन क्या बोला है कि ए जो है ना एक दिन काम किया, अगला दिन कौन किया, बी किया, फिर अगला दिन कौन किया, ए किया, फिर कौन किया, बी किया। यानी कि ये एक दिन ये हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ये जो 4 दिन का काम है ये लोग कितने दिन में कर ले रहे हैं, 2 दिन में, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बी, ए बी, यानी 2 लोग मिल के कर रहे हैं। तो 2 दिन का काम जो है एक दिन में ये कंप्लीट कर ले रहा है। और यहाँ पे जो 4 दिन का काम था, ये लोग का 4 दिन का काम था, ये दोनों मिलकर किए साथ में, तो 2 दिन में कंप्लीट कर लिए। वैसे ही अगर हम बोल सकते हैं कि जब ये दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में काम किए थे, जिस काम को 6 दिन में जिस काम को किए थे, तो यहाँ पे ए और बी जब अकेले अकेले करेगा तो 12 दिन का काम 12 दिन में ये कंप्लीट करेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 2 था, इसका दुगना 4 आ रहा था नीचे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में मेरा आंसर जो आया 6 आया है, तो इसका दुगना 12 कर सकते हैं। वैसे लॉजिक से भी समझा दिए और ऐसे भी आप दुगना करके भी कर सकते हैं। तो ये जो है मैथ का सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी। अब यहाँ से सेक्शन डी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आता है। तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है सेक्शन डी, इसे मैं बोर्ड पर लिख लिया ताकि आपको साफ दिखाई दे। उस क्वेश्चन में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है निम्न में से नंबर समूह जोड़ी चुने जो दूसरों से अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन ए, बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का मतलब सॉरी अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, यानी 32/2। और यहाँ पे बी को देखते हैं तो 15/5 दे रखा है। और सी को देखते हैं तो 36/6 दे रखा है। और वहीं डी को देखते हैं तो 42/4 दे रखा है। काटना स्टार्ट करते हैं। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। ये 5 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। 6 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। वही 4 से ये कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा, 2 बार में। और यहाँ 21 बार में। यानी कि अब इसे काटते हैं तो 10.5। यानी कि आप देख सकते हैं हमें सबसे कौन चुनना है, अलग चुनना है, सबसे अलग हो। ये चारों ऑप्शन में जो सबसे अलग हो। तो ये पूरा पूरा कट गया, ये भी पूरा पूरा कट गया, ये भी पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये पॉइंट में आ गया, ये कटा नहीं। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। 47 नंबर बोलता है एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाई जाती है, ठीक है। जब घड़ी में 1 बज जाता है तो घंटे वाला सुई कितना डिग्री घूमता है। सुबह में कितना बजे दिखाया गया हमें, 7 बजे, ठीक, 7 बजे। 7 से 8 बजा होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 1। दोपहर में कितना बजे दिखाया जा रहा है, 1 बजे। सुबह कितना बजे दिखाया गया था, 7 बजे, ठीक है। तो 7 से इतना घूमने के बाद पूछा है तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमी होगी। यानी 7 से 8 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 घंटा ये सुई जो है घूमा है। 7 से 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 घंटा ये मेरा जो घंटा का सुई है वो घूमा है, 6 बार घूमा है। एक बार कंप्लीट किया, सॉरी, एक बार कंप्लीट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार घूम के फिर कहाँ गया, 1 तक। पूछा कितना डिग्री घुमा, ये कितना डिग्री घुमा। आपको पता है कि एक पॉइंट पे कितना डिग्री होता है, एक अगर पॉइंट बोले तो यहाँ पे कितना डिग्री, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। वैसे ही अगर बोले एक घड़ी में कितने घंटा होते हैं, तो यहाँ से 12 से स्टार्ट होता है और फिर 12, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12, यानी 12 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 1 घंटे की सुई 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। तो 6 घंटे में कितना घूमेगा, 6 घंटे में कितना घूमेगा, तो 360/12 गुने 6। तो 6 दूनी की 12, 2 से काटते हैं, 18 दूनी की 36, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 48 नंबर है। पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा गया है। तो 6 साल की महिला का कोड बताओ। यहाँ पे 6 साल की महिला का कोड पूछा है। तो 6 साल की महिला
6 साल की महिला यानी कि लड़की ही हुई ना, 6 साल की महिला जो होगी वो महिला थोड़ी ना, वो तो लड़की होगी। तो लड़की यहाँ पे हमें खोजना है कि लड़की का कोड क्या होता है। तो यहाँ पे लड़की का जो कोड है, लड़की को क्या बोलते हैं, लड़का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। 6 साल की महिला, 6 साल की महिला का मतलब क्या, लड़की। और लड़की का मतलब क्या, क्वेश्चन में बोला लड़की का मतलब होता है, लड़की को लड़का बोला गया कोड भाषा में। हमसे पूछा क्या है, महिला का कोड बताओ, 6 साल की महिला का कोड बताओ, कोड ही पूछा है, तो कोड क्या हो गया, लड़का। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, श्रृंखला में विषम को खोजें, यानी कि जो ऑड है, जो इन सबसे अलग है, उसे हमें खोजना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे 9 हमें अलग दिख रहा है, क्यों, यहाँ पे जितने भी वर्ड है, जो जितने भी डिजिट है, वो एक और अपने आप से कटते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या है, एक और अपने आप से कटते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 जो है 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। प्लस में क्या है, 9 जो है 3 का स्क्वायर भी है। यहाँ पे दो डिजिट, दो हमें रीजन मिल रहे हैं जो कि इन सबसे अलग कर रहे हैं 9 को। यहाँ पे 3 जो है एक और अपने आप से कटता है, 5 भी एक और अपने आप से, 7 भी एक और खुद से, 11 भी एक और खुद से। लेकिन 9 जो है 1, 3, 9 तीनों से कटता है, 3 का स्क्वायर भी है, इसलिए 9 जो है इन सबसे विषम है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए की ओर जाना चाहिए, ये मेरा सही होगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ, जिसके बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ, जिसकी जिया महेश से कैसे संबंधित है। तो इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सबसे पहले हम डायग्राम से समझना चाहते हैं ताकि आसान हो जाए और अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या बोला, महेश के बेटे सुरेश, महेश, इसका बेटा कौन है, सुरेश है। क्वेश्चन में क्या बोला, महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया के साथ हुआ, सिया। सुरेश की पत्नी कौन है, सिया। दो लाइन से डिनोट कर रहे हैं ताकि हस्बैंड वाइफ का पता चले। कौन हो गया, सिया। ये जो है प्लस है, यानी कि ये मेल है और ये भी मेल है, और ये क्या है, फीमेल है, माइनस से डिनोट किया, ठीक है। महेश का बेटा सुरेश, सुरेश की वाइफ क्या है, सिया। और क्वेश्चन में क्या बोला, सिया से हुआ, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश से हुआ। सिया की बहन कौन है, जिया है। सिया की बहन कौन है, जिया। इसका विवाह किसके साथ हुआ, जिया का विवाह किसके साथ हुआ, सुरेश के भाई अमर से हुआ। इसका विवाह अमर से हुआ, अमर। डबल लाइन से डिनोट करें क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, अमर, AM। ये सॉरी, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अब दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे क्या बोला, अमर। जिया की विवाह किसके साथ हुआ, अमर के साथ। लास्ट में फिर क्या पूछा है, जिया महेश से कैसे संबंधित है। ये अमर जो है सुरेश का क्या है, सुरेश का क्या है, भाई है, सुरेश का क्या है। और ये सिया जो है जिया की क्या है, बहन है। क्वेश्चन में बोला है सिया से हुआ, सुरेश का विवाह सिया से हुआ, जिसकी बहन जिया, सिया की बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ। सुरेश के भाई अमर से हुआ, अमर। यहाँ पे अमर है, अमर, सॉरी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, अमर है ये अमर है। अमर और सुरेश आपस में क्या है, भाई हैं। तो पूछा क्या है, जिया महेश से कैसे संबंधित है, जिया महेश से कैसे संबंधित है। तो ये अमर जो है इसका भाई है, तो अमर का पिता कौन हुआ, अमर का पिता महेश। और अमर का जो वाइफ होगा उसके पिता का क्या लगेगा, तो बहू। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, लास्ट में पूछा क्या, जिया महेश से कैसे संबंधित है, तो जिया बहू से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हो गया मेरा आंसर। तो ऐसे तो हमारा 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हो चुका है। आप अपना कमेंट करके बताइएगा मैथ और रीजनिंग में टोटल मिलाकर आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है यहाँ पे। और फिर जो भी क्वेश्चन भी आपका डाउट अभी रह गया उस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा। मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें आपके डाउट का क्वेश्चन जो होगा उसे हम सोल्व करके फिर से बताने का कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। चलते चलते आप खुद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहीं भी वीडियो में नहीं बोला हूँ सब्सक्राइब और लाइक के लिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।